नमस्कार। एक नंबर 2.63%। राजनीति में कभी कभी जीत और हार का फैसला बस इतने से ही फासले पर टिका होता है। उत्तर प्रदेश की मुबारकपुर सीट पर 2022 का फैसला इसी आंकड़े पर हुआ था। आज हम इसी छोटे से नंबर की गहराई में उतरेंगे और ये समझेंगे कि ये आंकड़ा हमें मुबारकपुर की राजनीति और उसके भविष्य के बारे में क्या बताता है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुबारकपुर ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। इसकी अपनी एक सामाजिक बुनावट है, अपनी आर्थिक उम्मीदें हैं और किसी भी चुनावी नतीजे को सही से समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले उस जमीन की नब्ज को पकड़ा जाए। वहाँ की लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी परेशानियां और सरकार से उनकी उम्मीदें, आखिरकार यही सब तो वोट में बदलता है। 2.63%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो फासला है जिस पर मुबारकपुर की हार जीत लिखी गई। जरा सोचिए, हर 100 वोट पर 3 वोट से भी कम का अंतर। कितना कितना करीबी मुकाबला रहा होगा। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ की सियासी जमीन कितनी बटी हुई है। एक एक वोट की कीमत क्या होती है, मुबारकपुर ने ये आईने की तरह साफ दिखा दिया है। हमारी आज की पूरी पड़ताल इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए अब सीधा आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि असली कहानी वहीं छिपी है। देखते हैं पिछले कुछ चुनावों में यहाँ का ट्रेंड क्या कहता है। ये देखिए, ये टेबल पिछले लगभग 25 साल की कहानी बता रहा है। 1996 से 2012 तक देखें तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर काफी मजबूत दिखता है। 2012 में तो ये 49% तक पहुंच गया था। लेकिन फिर आता है 2017 और यहाँ पूरी तस्वीर पलट जाती है। बीजेपी का वोट शेयर सीधे 41% पर पहुंचता है और वो जीत जाते हैं। 2022 में मुकाबला और भी सख्त हो गया। सपा ने वापसी की कोशिश की, लेकिन बीजेपी 45.61% वोट के साथ आगे निकल गई। और हाँ, एक चीज और गौर करने वाली है, वोटर टर्नआउट। 2012 में जहां 64% लोग वोट डालने निकले थे, 2022 में ये आंकड़ा गिरकर 56% से भी नीचे आ गया। ये गिरावट एक बहुत बड़ा संकेत है। तो 2022 के नतीजे को थोड़ा और करीब से देखें। बीजेपी 45.61%, सपा 42.98%, फासला वही 2.63%। लेकिन यहाँ जो तीसरा हिस्सा है ना, अदर्स यानी अन्य, 11.41%, ये बहुत जरूरी है। ये वो 11% वोट हैं जिन्होंने आखिर में फैसला किया। अगर इनका थोड़ा सा भी झुकाव किसी एक तरफ हो जाता तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। मतलब साफ है, लड़ाई सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों में नहीं है। छोटे दल, आजाद उम्मीदवार, ये सब किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। तो इन सब नंबर से हम क्या सीख सकते हैं? मोटे तौर पर 4 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, सपा का जो कोर वोट बेस है, मुस्लिम यादव समीकरण, वो अभी भी मजबूत है, लेकिन बूथ लेवल पर उनकी जीत का मार्जिन, उनका अंतर, वो कमजोर पड़ रहा है। दूसरी, बीजेपी का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं, चौहान जाति का उनकी तरफ झुकाव और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का जमीन पर असर। तीसरी बात, युवाओं का वोट कम हुआ है, 2012 के मुकाबले लगभग 6% कम, और ये एक चिंता की बात है। और चौथी, उम्मीदवार की अपनी शख्सियत, उनकी इमेज तो अच्छी है, लेकिन पार्टी का जो संगठन है वो उस इमेज को पूरी तरह से वोट में तब्दील नहीं कर पा रहा। तो ये स्थिति काफी जटिल है ना? इसको आसानी से समझने के लिए आइए एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं और इस पूरी लड़ाई को 4 अलग अलग नजरियों से देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखना जरूरी है, जब हम चुनावी विश्लेषण करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ जीत हार को समझना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को भी समझना है। हर वोटर, हर आवाज बराबर है और एक जिम्मेदार तरीके से सही जानकारी के साथ अपनी बात रखना, यही हमारे संविधान की भी भावना है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी कि एक 4 pronged एनालिसिस। इसमें हम किसी भी चुनावी लड़ाई को 4 चेहरों से देखते हैं। इलेक्टोरल यानी चुनावी चेहरा, ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठन का चेहरा, नरेटिव यानी आपकी कहानी का चेहरा, और रिसोर्स यानी आपके संसाधनों का चेहरा। ये फ्रेमवर्क हमें आंकड़ों से आगे ले जाता है और जमीन पर पार्टी की असली ताकत और कमजोरियों की एक साफ तस्वीर सामने रखता है। तो सबसे पहले इलेक्टोरल चेहरा। जैसा हमने डेटा में देखा, समाजवादी पार्टी का कोर वोटर बेस तो उनके साथ है, लेकिन कुछ बूथ पर वोट बिखरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग नाराज हैं, शायद बस उतने उत्साहित नहीं हैं। यहाँ प्राथमिकता बिल्कुल साफ है, बूथ लेवल पर जाकर अपने कैडर को ठीक करना होगा, समर्थकों को फिर से एक साथ लाना होगा। अब आते हैं दूसरे चेहरे पर, ऑर्गेनाइजेशनल। देखिए, कोई भी पार्टी हो, उसकी असली ताकत उसके कार्यकर्ता ही होते हैं।
जमीन पर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें एक थकान दिख रही है, एक डीमोटिवेशन सा है, और ये लाजमी है। जब आप इतने करीबी मुकाबले हारते हैं तो मनोबल गिरता है। इसका इलाज क्या है? इलाज है वार्ड लेवल के नेताओं के लिए 45 दिन का एक माइक्रो रीट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि उनमें नया जोश आए, उन्हें नई तकनीकें सिखाई जाएं। तीसरा चेहरा, और आज के दौर में शायद सबसे जरूरी, नरेटिव। यानी आपकी कहानी क्या है, आप लोगों तक क्या बात पहुंचा रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया में खासकर युवा वोटरों के बीच पार्टी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, म्यूटेड है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाओं के नरेटिव को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के दिमाग में लड़ी जा रही है, और यहाँ एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। और आखिर में चौथा चेहरा, रिसोर्स, मतलब संसाधन। जमीन पर मौजूदगी अच्छी है, फिजिकल प्रेजेंस मजबूत है, लेकिन डिजिटल मसल वो बहुत कमजोर है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न के बराबर हो रहा है। तो पारंपरिक ताकत तो है, लेकिन आधुनिक संसाधनों को इस्तेमाल करने में पार्टी पीछे रह गई है। तो हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? डिजिटल ब्लाइंड स्पॉट, एक ऐसी जगह जहां पार्टी देख ही नहीं पा रही, और यहीं से वोटर से कनेक्शन टूट रहा है। आइए इसे और करीब से देखते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक झटके में समझा देती है। एक तरफ देखिए उम्मीदवार की ताकत, जमीन पर लोगों से मजबूत रिश्ता है, विश्वास है, वफादारी है, मजबूत ऑफलाइन मौजूदगी है। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरी, डिजिटल इमेज कमजोर है, सोशल मीडिया पर आवाज गूंज नहीं रही है, ऑनलाइन आवाज दबी हुई है। यही आज की सियासत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जमीन का नेता डिजिटल दुनिया में खो जाता है, और इस डिजिटल गैप का असर सीधा लोगों की शिकायतों पर दिखता है। वोटर्स की 3 सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? पहला, कुछ समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से नहीं पहुंच रहा। दूसरा, शहरी इलाकों में युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। और तीसरा, जहां वोट कम पड़ा है वहां के लोगों को लगता है कि पार्टी उन तक पहुंच ही नहीं पाती। ये तीनों समस्याएं बेहतर कम्युनिकेशन से सुलझाई जा सकती हैं, और उस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया आज डिजिटल है। अच्छा, हमने समस्या को हर एंगल से समझ लिया, डेटा देख लिया। अब समाधान की बात करते हैं। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? यहाँ एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट है जो इस 2.63% के फासले को मिटाने का रास्ता दिखा सकता है। इसे हम 90 डे लैडर कहते हैं, चुनाव के दिन तक पहुंचने की सीढ़ी। पहला कदम, D90 से D60। इस दौरान हर बूथ पर छोटे छोटे पॉड्स बनाए जाएं और लोगों की शिकायत सुनने के लिए सेशन रखे जाएं। दूसरा कदम, D60 से D30। अब शुरू होगा डिजिटल काम। व्हाट्सएप पर रिले चेन्स लॉन्च की जाएं और युवाओं के लिए इंस्टाग्राम रील्स बनाए जाएं। और तीसरा आखिरी कदम, D30 से D-Day तक। ये फाइनल पुश है। फोन कॉल्स, घर घर जाकर प्रचार, पूरी ताकत झोंक देनी है। इस पूरे ब्लूप्रिंट की जो नींव है वो है डिजिटल एम्प्लीफिकेशन। क्या क्या करना होगा? हर बूथ को कवर करने के लिए 7 व्हाट्सएप पॉड बनाए जाएं। इंस्टाग्राम रील्स के 3 अहम थीम होंगे: भरोसा, कल्याण और वोट डालने की अपील। फेक न्यूज़ और गलत जानकारी से लड़ने के लिए एक 24 घंटे काम करने वाला फैक्ट चेकिंग सेल हो। और सबसे जरूरी, उम्मीदवार को खुद 6 इंस्टाग्राम लाइव सेशन करने होंगे युवाओं के साथ। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, ये सारी डिजिटल कोशिशें लोगों की निजी जानकारी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करते हुए होनी चाहिए। भारत के कानून के तहत निजता एक बुनियादी हक है और इसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। तो मुबारकपुर की ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के डिजिटल युग में क्या सिर्फ ज़मीनी पकड़, सिर्फ ग्रास रूट्स कनेक्शन चुनाव जीतने के लिए काफ़ी है? या फिर असल जीत का रास्ता पारंपरिक सियासत और नई टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल बनाने से ही मिलेगा? शायद मुबारकपुर का अगला चुनाव इसी सवाल का जवाब देगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना ही लोकतंत्र की असली नींव है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.